हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों। आपको बेमानी मोहब्बत कहानी कैसी लग रही है? आप लोग हमें ये बताते जरूर रहें। और जो भी हमारे नए व्यूवर आए हैं, जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी नए नए लोग कहानी के साथ जुड़े हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके अपना नाम जरूर हमें बताएं। और ये भी लिखें कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी कहानी को जरूर देखते हैं। आज के एपिसोड नंबर 541 में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं कहानी की। युवराज और चंदन को उन दोनों ने स्कूटर के आसपास देख लिया था, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर अंधेरे में से वापस ही अपने स्कूटर की तरफ बढ़ने लगे, जैसे वो धीरे धीरे आगे आ रहे थे, उनको वहां पर युवराज और चंदन में से कोई दिखाई नहीं दिया। युवराज और चंदन जैसे एक तेज छलांग के साथ स्कूटर से हरकर खंबे की आड़ में चले गए थे। वो दोनों दौड़ते हुए स्कूटर के पास आए, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। उधर युवराज और चंदन अब उस खंबे की ओट में अंधेरे में चुपचाप खड़े थे, जैसे दो साए अंधेरे का हिस्सा बन गए हो। युवराज ने धीरे से कहा, अब ये दोनों जहां भी जाएंगे हम जान जाएंगे। हमें जल्द से इनके बॉस की लोकेशन तक पहुंचना है, लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा। इन दोनों को शक नहीं होना चाहिए कि हमें इनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उनके वाला जो हमारे पास है, ट्रांसमीटर हमारे लिए अब सोने की खान है। उसे अभी तोड़ना नहीं है, ताकि ये लोग यही समझे कि हमें एक कदम पर जो खबर मिल रही है वो बिल्कुल सही ही है। युवराज ने चीजों को उल्टा पुल्टी कर दिया था, जैसे उनको लगे कि वो चीजें चल तो सही रही है, लेकिन वो बिल्कुल उल्टी चल रही थी। युवराज की आंखों में उस वक्त ऐसी ठंडी और प्लांट आग जल रही थी, जो सिर्फ एक विजेता के भीतर होती है। तभी चंदन ने युवराज की ओर देखा और फिर बोला, भाई, ये प्लान तो मस्त है। अब तो पक्का ही मछली जाल में फंस गई। अब बचने का कोई सवाल नहीं। युवराज की नजरें भी अब पर स्कूटर पर ही थी, लेकिन होठ पर हल्की सी विजयी मुस्कान तैर रही थी। उसने कहा, हाँ चंदन, अब एक काम करो, आराम से जैसे कोई गंभीर बात कर रहा हो। गाड़ी की तरफ चलो। हमारे हाव भाव से इन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि हमने इनके स्कूटर के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, और इनको पता नहीं चलना चाहिए कि हमें इन्हें देखा भी है। चंदन ने सहमति में सिर हिलाया, और उसके शरीर की भंगिमा पूरी तरह से सामान्य थी, मानो वो कोई बहुत गंभीर काम करने जा रहे हो, जैसे ही दिन भर की थकान के बाद लौटे हो और अब कहीं बैठकर बात करना चाहते हो। चलते चलते युवराज ने फिर से चंदन को धीमे स्वर में कहा, चंदन, तुम याद रखना, कहीं मैं भूल ना जाऊं। ऑफिस जाते ही सबसे पहले एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है, संडे के अनाउंसमेंट को लेकर। हमारे पूरी टीम को तैयार रखना है, जो भी होने वाला है। हाँ, उसकी भनक बाहर नहीं जानी चाहिए। चंदन ने तुरंत कहा, जी भाई, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं ऑफिस पहुंचते ही एचआर की मीटिंग ले लूंगा और मीटिंग का लिंक आपको भेज दूंगा। टाइम क्या रखें? युवराज ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, शाम को 5 बजे। और ध्यान रखना, सिर्फ कोर टीम ही मीटिंग में हो, बाकी और किसी को मीटिंग में ना बुलाया जाए। क्योंकि युवराज कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि जो उसके भरोसेमंद लोग हैं और जो कंपनी के अंदर बिल्कुल काबिले तारीफ काम कर रहे हैं, उनको ही मीटिंग में रखा जाए, और वही लोग कंपनी को आगे तक बढ़ा पाएंगे। अगर किसी और ऐसे इंसान को अगर उन्होंने अब भी गलती से जोड़ लिया, तो शायद वो खबर पूरे इलाके में फैल जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि काम शुरू होने से पहले ही बिगड़ जाए। तभी गाड़ी के पास पहुंचकर दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गए। युवराज ने स्टीयरिंग संभाल लिया और चंदन ने बगल में से अपना लैपटॉप खोल लिया। गाड़ी स्टार्ट हुई और पूरी गाड़ी की गूंज बेसमेंट में गूंज उठी। जैसे ही गाड़ी आगे आगे बढ़ने लगी, पीछे खड़े वो दोनों स्कूटर सवार भी सचेत हो गए। उनमें से एक ने स्कूटर स्टार्ट किया और कहा, चलो, वो दोनों निकल रहे हैं। हमें एक पल भी उन्हें ओझल नहीं होने देना है। वो उसको अब की बार कोई बहाना नहीं चाहिए। दूसरे ने सिर हिलाया और फौरन स्कूटर पीछे लगा दिया। वो सीन किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लग रहा था। आगे आगे गाड़ी और पीछे पीछे स्कूटर एक दूसरे के बिल्कुल चेज करते हुए नजर आ रहे थे। गाड़ी में बैठा युवराज शीशे से उनकी हरकतें नोट कर रहा था। उसे अब यकीन हो गया था कि वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, और अब समय आ गया है कि उस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचा जाए।
तभी उसने धीरे से चंदन से कहा, चंदन, लैपटॉप ऑन करो और लोकेशन ट्रैक चालू रखो। ट्रांसमीटर ने अब तक जो डेटा भेजा है वो भी डाउनलोड कर लो। हमें हर पॉइंट पर पता चाहिए कि जहां ये लोग जाएंगे, ताकि उनके पैटर्न को समझा जा सके। चंदन ने तुरंत लैपटॉप ऑन कर लिया और एक छोटी सी यूएसबी जैसे दिखने वाली डिवाइस उसमें लगा दी। वो वही ट्रांसमीटर डिवाइस थी जिसे युवराज ने गाड़ी से निकाल कर क्लोन किया था, और वो डिवाइस उसकी हर गतिविधि की जानकारी दे रही थी। लैपटॉप स्क्रीन पर जैसे ही मैप खुला, उस पर एक लाल बिंदु तेजी से हरकत करने लगा। वही ट्रांसमीटर की वर्तमान लोकेशन थी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसके साथ दर्जनों और बिंदु दिखाई दे रहे थे, जो पहले की गतिविधियों में थी। हर एक लोकेशन उनके पिछले छिपने, मिलने और बॉस से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल हुई थी। चंदन ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई, ये देखो ये पॉइंट को। ये वो जगह है नरेला की तरफ, एक पुरानी बिल्डिंग। 4 बार ये वहां पर रुके हैं, और हर बार करीब 25 से 30 मिनट तक। युवराज ने गाड़ी वहीं से मोड़ ली और कहा, हाँ, मुझे लग रहा है ये इनका बेस है और ये किसी बड़े शख्स के संपर्क में है। हम वहीं जाएंगे, लेकिन सीधे नहीं। पहले वीरमारा फार्मास्यूटिकल्स की ओर चलते हैं, ताकि उन्हें लगे कि हम अपने बिल्कुल रूटीन में काम कर रहे हैं और हमें कोई शक नहीं हुआ है। उनको जरा सा भी नहीं लगना चाहिए कि हमें उनके बारे में कोई भी चीज के बारे में पता है। तभी युवराज ने गाड़ी को क्रोलबाग से होते हुए क्रमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की ओर बढ़ा दिया। चंदन को भी युवराज की बात ठीक लग रही थी। चंदन यही सोच रहा था, किसी बहाने से उनको यह भी पता लग जाएगा कि वो दोनों आगे का क्या प्लान कर रहे हैं। उनके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी आसानी से मिल जाएगी। गाड़ी अब लगातार फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की ओर बढ़ते जा रही थी। वो लोग भी अपने स्कूटर को लगातार गाड़ी के पीछे ही भगा रहे थे, लेकिन वो कुछ दूरी पर थे। उन्हें भी पता था कि कहीं अगर उन्हें शक हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा, और अगर उन्होंने गाड़ी रोककर उनके ऊपर हमला करना चाहा तो वो बेचारे तो कर भी क्या सकते थे। कहीं ना कहीं उन्हें युवराज के बारे में थोड़ा बहुत पहले ही पता लगा लिया था। उनको थोड़ा बहुत पता था कि युवराज एक मार्शल आर्ट फाइटर है, और वो अगर कुछ भी करके अगर वो उनके सामने आ गए तो शायद वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। चंदन वहीं अपने लैपटॉप में लगातार उस ट्रैकिंग सोर्स का पता लगा रहा था कि वो लोग अब तक कहां कहां गए थे और कहां कहां उनका कोई ठिकाना तो नहीं था। तभी चंदन को उस डिवाइस में एक अलग ही चीज दिखाई दी। उसका चेहरा एकदम से सकपका सा गया था। उसने देखा कि एक पैटर्न ऐसा मैच हो रहा है जो बिल्कुल अलग ही तरीके का है। उसने देखा कि एक पैटर्न है, वो जो हर 2 दिन में वीरमाला जाते हैं, फिर नरेला वाली बिल्डिंग में जाते हैं, और हर बार जब वो वहां से निकलते हैं तो वो उनके पीछे ही निकलते हैं। चंदन को साफ साफ समझ में आ गया था कि ये आज की बात नहीं है। वो पिछले कई दिनों से उनकी ट्रैकिंग में लगे हुए थे, और शायद तभी उनको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में सही सही पता था। और उसके बाद वो लोग सारी लोकेशन पता करने के बाद, रैकी करने के बाद, अपने नरेला वाले उस आउटिंग स्टेशन पर जाकर उनकी सारी खोज खबर देते थे। चंदन ने युवराज को बताया, भाई, ये पिछले 2-3 दिन से हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये लगातार हमें ट्रैक कर रहे हैं। युवराज को भी पता लग गया था कि यह काम एक दिन का नहीं हो सकता। उन लोगों ने 2-3 दिन रैकी की है, और तभी एग्जैक्ट वो उनके पीछे चल रहे हैं। चंदन और युवराज लगभग वीरमाला की बाउंड्री तक पहुंच चुके थे। युवराज ने गाड़ी को जानबूझकर गेट के पहले ही धीरे कर लिया, ताकि स्कूटर वाले देख सके कि वो अंदर आया है। स्कूटर अब बगल के चाय की दुकान पर रुक गया और जैसे इंतजार का बहाना कर रहा हो। क्या लगता है दोस्तों आपको, अब वो स्कूटर वाले लोग क्या करेंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। कहानी पर एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, 542वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब युवराज को लगा कि उनको पता चल गया है कि युवराज की गाड़ी सीधे वीरमाला इंडस्ट्री की पार्किंग की ओर जा रही है, उसने अपनी गाड़ी को पार्किंग के अंदर सावधानी पूर्वक खड़ा किया और अंदर चला गया। चंदन भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से उतरा, और उसके चेहरे पर वही समझदारी भरी मुस्कान थी जो हमेशा युवराज के किसी बड़े फैसले से पहले दिखाई देती थी। उसके बाद दोनों अंदर की ओर बढ़ गए। युवराज ने हल्के से सिर हिलाया और बिना समय गवाए चंदन के साथ लिफ्ट की ओर गया। लिफ्ट के दरवाजे खुले
दोनों अंदर चले गए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, चंदन ने हल्के से स्वर में पूछा, भाई आगे का क्या प्लान है? युवराज की आंखें लिफ्ट के स्क्रीन पर लगी मंजिलों को देख रही थी, लेकिन जवाब उसकी गूंजती हुई आवाज में साफ था। उसने कहा, अब कंपनी को सही रास्ते पर लाना है। जब तक हमारी टीम मजबूत नहीं होगी, बाहर की लड़ाइयां अधूरी है। पहले हमें अंदर को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। 10वीं मंजिल पर जाकर लिफ्ट रुक गई। दरवाजे खुले और सामने वही गलियारा था, शांत और बिल्कुल मैनेज्ड। और तभी वहां पर बायोकेमिकल्स हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी। कुछ ही पलों में वो युवराज के विशाल कैबिन की ओर चले गए। युवराज अपनी कुर्सी पर बैठ गया और जैसे ही कोई राजा अपने दरबार में बैठा हो, चंदन उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। युवराज ने बाएं ओर हाथ रखा और इंटरकॉम उठाया और रिसेप्शन पर कॉल लगा दिया। जैसे ही सामने से रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाया, उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या काम है? युवराज ने कहा, लैब में से ईशांक और आभास को तुरंत मेरे कैबिन में भेजो। यस सर, दूसरी ओर से उत्तर आया और कॉल काट दिया। अब युवराज ने अपने मोबाइल फोन को निकाल लिया था। राधिका का नंबर डायल करने लगा। वो अपना काम अभी भी भूला नहीं था। उसे याद था कि आज सुबह उसे राधिका से बात करनी थी और ईशांक और आभास को जो उसके सही तरीका गोली बनाने का फॉर्मूला था, वो उनको जरूर से जरूर बताना था, क्योंकि उन दोनों ने फॉर्मूला तो बना लिया था, लेकिन उस लिक्विड से वो गोली नहीं बना पा रहे थे। वो गोली कैसे बनेगी, वो राधिका ही जानती थी। राधिका की बात वो उन दोनों से करवा देना चाहता था, ताकि जल्द से जल्द वो काम पूरा कर ले और संडे तक उन्हें कोई भी दिक्कतें ना आई। तभी फोन की घंटी बजने लगी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। और कुछ ही सेकंड में राधिका ने फोन उठा लिया और कहा, हेलो युवराज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? इधर से युवराज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग राधिका, क्या तुम फ्री हो अभी? युवराज की आवाज में सहजता थी, लेकिन गंभीरता अब भी बनी हुई थी। उधर से राधिका ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ युवराज, मैं अभी फ्री हूँ। कोई जरूरी बात है क्या? क्या तुम हमेशा हड़बड़ी में रहती हो? युवराज उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया। वो यही सोच रहा था कि अब वो राधिका से सीधे सीधे कैसे कहे कि वो उसके फॉर्मूले को जानना चाहता है। पहले तो उसने इजाजत ले ली थी कि वो उसकी गोली को बना ले या नहीं बना ले। तब राधिका ने कहा कि वो उसकी गोली को बना सकता है, तब जाकर उसे थोड़ा सा सुकून मिल गया था। लेकिन अब वो असली मुद्दे की बात करना चाहता था। वो चाहता था कि राधिका उसे फॉर्मूला बता दे। तभी वो कुछ बोलने ही वाला था, इतने में राधिका ने बड़े गंभीरता से फिर से पूछा, युवराज बोलो ना, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? तभी युवराज ने बड़ी ही ईमानदारी से कहा, राधिका, वो जो तुमने हमारे पास फॉर्मूला भेजा था, उसके बेस पर मैंने दो लोगों को लगाया था, ईशांक और आभास। पिछले दिन एक दिन से वो रात में कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। हर एक बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें फोन पर गाइड कर दो। एक बार उन्हें समझा दो कि गलती कहाँ हो रही है। हालांकि उन्होंने लिक्विड तो तैयार किया है, लेकिन वो लोग उससे गोली नहीं बना पा रहे, उसको ठोस में यूज नहीं कर पा रहे हैं। राधिका को यह बात थोड़ी सी बड़ी नहीं लगी। तभी उसने हंसते हुए युवराज से कहा, मतलब मेरी क्लास अब लाइव होने वाली है? युवराज ने भी हंसते हुए कहा, हाँ राधिका, जरूरी है। क्या कर सकते हैं, शायद उन लोगों को कुछ मदद मिल जाए। और तुम्हें पता है, मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं उनको पूरा टाइम दूं। मैं जल्द से जल्द वो चीज बनाना चाहता हूं। अब राधिका की आवाज में भी वह गंभीरता आ गई थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे बस उनका नंबर दो और एक बार वीडियो कॉल करवा दो। मैं दोनों को स्क्रीन शेयर करके समझा दूंगी। और हाँ, मुझे प्रेजेंट फॉर्मुलेशन डाटा और उनके नोट्स भी भेज देना। युवराज ने भी बड़े ही शांति से कहा, यस डन राधिका, बस 2 मिनट में वो दो लोग यहीं पर आ रहे हैं, आपके सामने ही होंगे। मैं कॉल कनेक्ट करवाता हूँ। इसी बीच कैबिन के दरवाजे पर आहट हुई और युवराज ने देखा कि ईशांक और आभास आ ही गए हैं, तो उसने कहा, आ जाओ, गेट खुला ही है। तभी दरवाजा खुला और ईशांक और आभास अंदर आ गए। उन्होंने आते ही पूछा, सर आपने बुलाया?
युवराज ने उन दोनों को बैठने का इशारा किया और कहा, हाँ आओ बैठो। अभी तुम दोनों की मुलाकात उस इंसान से होने वाली है जिसने यह फॉर्मूला डिजाइन किया है। तुम दोनों को उनसे बात करके जानना है कि गलती कहाँ हो रही है। उसे हर एक बात ध्यान से सुनना और अपनी चीजों को भी बड़े अच्छे से प्रेजेंट करना, ताकि तुम्हारी जो दिक्कत है वो उनको पता लग जाए। फिर युवराज ने राधिका को वीडियो कॉल पर ले लिया और कॉल को लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया। कॉल कनेक्ट होते ही एक उधर से राधिका की आवाज आई, हाय बॉयज। राधिका स्क्रीन पर बिल्कुल चहचहाती हुई लग रही थी। दोनों लड़कों ने एक साथ जवाब दिया, हेलो मैम। लेकिन ये दोनों देखकर हैरान थे, कितनी कम उम्र की लड़की, और उसने ये फॉर्मूला कैसे बना लिया होगा। वो दोनों उसके चेहरे को देखकर ही हैरान थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी चेहरा ही इतना क्यूट है और उसकी उम्र इतनी बड़ी होगी। लेकिन उन्हें महसूस तो हो रहा था कि उसकी उम्र भी ज्यादा से ज्यादा 24 या 25 होगी। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस छोटी सी उम्र में उसने ये इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे तैयार कर लिया था। तभी राधिका ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, ठीक है अब ध्यान से सुनो। युवराज ने जो फॉर्मूला तुम्हें भेजा है उसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, सोल्युबिलिटी रेशियो, कैटलिस्ट रिएक्शन टाइम और सबसे जरूरी टेम्परेचर स्टेबिलिटी। अगर तुम लोगों ने हीटिंग साइकिल में 2 पॉइंट सेंटीग्रेड से ज्यादा डेविएशन किया होगा तो फॉर्मूला एक्टिवेट नहीं होगा। तभी ईशांक और आभास ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत अपने लैपटॉप में अपने लॉग्स खोल लिए। आभास ने लॉग्स देखते हुए राधिका से पूछा, मैम हम लोगों ने कैटलिस्ट के साथ मिक्सिंग के वक्त हीटिंग 84 डिग्री रखा था, क्या ये दिक्कत कर रहा है? राधिका ने एकदम से एक्साइटेड होकर कहा, यस एग्जैक्टली, तुम्हें सिर्फ 82 डिग्री तक जाना था। 2 डिग्री ज्यादा हीट करते ही कंपाउंड डी नर्चर हो जाता है और उसकी ऊर्जा संरचना बिगड़ जाती है। दोनों राधिका की एक एक बात को नोटिस कर रहे थे और ध्यान से सुन रहे थे। ईशांक ने नोट्स बनाते हुए कहा, यस मैम, अब हमें समझ आ गया कि लास्ट बैच में हम फेल क्यों हुए थे। तभी राधिका ने आगे बात को बढ़ाते हुए कहा, गुड, अब पहले एक छोटा ट्रायल बैच बनाओ, बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा मैंने लिखा हुआ है। सेलेब्रिटी रेशियो को 7:3 रखो, 6:4 नहीं, जो तुम लोग अब तक कर रहे थे। अब वो दोनों को भी थोड़ी थोड़ी खुशी आ रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद अब वो उस केमिकल फॉर्मूले को सही तरीके से बना पाएंगे। तभी उन्होंने उत्साह में कहा, यस मैम, हम जाकर अभी ट्राई करेंगे। उनके बात करने के बाद युवराज ने देखा कि राधिका ने उनको सब कुछ समझा दिया है, तो उसने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाते हुए मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू राधिका, आई ओव यू ऑन। राधिका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम अपना सपना पूरा करो, वो मेरी जीत है। और उसके बाद राधिका ने कॉल काट दिया। जैसे ही स्क्रीन बंद हुई, युवराज ने ईशांक और आभास की ओर देखा और कहा, देखो अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, सीधे लैब में जाओ और फॉर्मूला ट्रायल करो। हर स्टेप रिकॉर्ड करना, मुझे कल तक रिपोर्ट चाहिए। जैसे भी करो, लेकिन अब वो फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। जैसे ही दोनों ने युवराज की बात सुनी, उन्हें लगा कि अब तो उनके काम में बिल्कुल फिनिशिंग आनी ही चाहिए। दोनों ने सिर हिलाकर कहा, जी सर। और उसके बाद वो लोग दोनों अपने ऑफिस की ओर जाने लगे। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये दोनों अब की बार फॉर्मूला बना पाएंगे या नहीं? क्या वो गोली बनेगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और कहानी अच्छी लग रही है तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करना। दोस्तों 543वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राधिका से सारी बात जान लेने के बाद ईशांक और आभास दोनों लैब की ओर चल पड़े थे। इधर चंदन सारी बातें चुपचाप सुनते जा रहा था। उसने देखा कि युवराज का मूड अब थोड़ा सा ठीक है। उसे भी यह महसूस होने लगा था कि युवराज ने एक अपने ऐसे दोस्त को बनाया है जो हर तरीके से उसके साथ हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। कैसे कैसे लोग हैं जो युवराज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी चंदन ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, भाई आपको क्या लगता है ये दोनों कर पाएंगे? युवराज ने पहले तो चंदन की ओर देखा, और जैसे ही वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि अब चंदन के आंखों में किस प्रकार का संशय है, जब सब कुछ राधिका ने उन्हें बता दिया है,
और हालांकि यहाँ तक कि दोनों लड़कों ने बहुत मेहनत की थी और वो कम से कम उस फॉर्मूले की तह तक तो पहुंच ही गए थे, बस थोड़ा सा रेशो का अलग फर्क था। तभी युवराज ने चंदन की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ चंदन, मुझे लगता है कि ये दोनों अब की बार सफल हो जाएंगे। वो उस गोली को बनाकर ही रहेंगे। युवराज को उन दोनों पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा था। उसने उन दोनों को शुरुआत में ही इंटरव्यू के टाइम पर ही देख लिया था। वो दोनों अपने काम को बड़े तरकीब से करने वाले लोग थे। तभी तो पहले ही इंटरव्यू में युवराज ने उन दोनों को सिलेक्ट कर लिया था। आभास और ईशांक भी अब ऑफिस से निकल चुके थे और वो लिफ्ट में आए और सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। दोनों का मन में एक एक्साइटमेंट थी। वो दोनों जल्द से जल्द अब कामयाब होना चाहते थे, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते थे, जो तो वो न रात को कैपिटल होटल में हुआ था। उनके पास बिल चुकाने के पैसे भी नहीं थे। वो यही सोच रहे थे कि अब वो कामयाब हो जाएंगे। अगर उन्होंने एक बार उस फॉर्मूले को बना लिया तो युवराज भी उन्हें मन मांगी कीमत देगा और उनके सैलरी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दोनों सोचते सोचते लैब में चले गए, सीधा अपने प्राइवेट कैबिन में पहुंचे। ईशांक ने सफेद लैब कोट पहनते ही चश्मा ठीक किया और अपने रासायनिक तत्व जैसे ग्लास को भी लगा लिया। तभी ईशांक ने लैपटॉप ऑन कर लिया और सारी चीजों को फिर से देखने लगा। तभी आभास ने ईशांक से पूछा, भाई बताओ क्या करना है सबसे पहले। उसकी आवाज में भी एक्साइटमेंट था, लेकिन उसे थोड़ा सा भय तो लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तभी ईशांक ने सिर हिलाया और कहा, आभास, हम सबसे पहले नैनो जनरेटिव कोशिकाएं बनाएंगे, ऐसी बायोसेल्स जो शरीर में जाकर मर चुकी कोशिकाओं को फिर से जीवित कर सके, और उसे एक ग्रीन एनर्जी मॉड्यूल में जोड़ना होगा ताकि गोली शरीर में जाकर खुद ब खुद एक्टिव हो जाए। वो दोनों पहले मिक्रोबायो सिंथेसाइजर से पास पहुंच गई। वहां उन्होंने अमरंथ और सीरम हाइड्रा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और जीटा एनर्जी कैटलिस्ट को मिलाकर एक प्राइमरी जो मिक्सर था वो तैयार कर लिया। तभी ईशांक ने कहा, देखो इस सीरम में इतनी पावर है, यह कोशिकाओं को तोड़ सकती है और 10 गुना ज्यादा तोड़ लेगी। आभास ने उस क्रिस्पर्स X9 नामक एक बायोजीन संपादक इंजेक्ट किया था, जिससे ये जो मिक्सचर था विशेष रोगों के अनुकूल बन सके। उनके सामने एक और गाढ़ा नीला तल बन गया था जो बिल्कुल हल्का हल्का झिलमिला रहा था। आभास ने लैपटॉप से जुड़ा बायो स्कैनर चालू किया और कहा, शायद अब हमें एक कोशिकीय लेवल टेस्ट पार करना होगा। 3G प्रोजेक्ट स्क्रीन पर वो नीला तल दिखने लगा। प्रत्येक कण एक एक बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। ईशांक ने कहा, देखो इधर देखो, ये सेल्स देखो अपने आप दोगुना हो रहे हैं। ये जो मरी हुई सेल्स हैं वो उनको भी खींच रहे हैं। दोनों चिल्ला उठे। ये पहला संकेत था कि गोली जो सही तरीके से तैयार होने की कगार पर पहुंच गई थी। अब उनके सामने चुनौती थी उन सेल को एक्टिवेट करना कि ऊर्जा कहां से आएगी। जो पुरानी बैटरी थी उनको ग्लूकोज के आधार पर वो बेकार हो चुकी थी। उन्हें एक ऐसी पावर चाहिए थी जो गोली के मॉलिक्यूल के लेवल पर उसके साथ एक्टिवेट हो जाए और शरीर में पहुंचते ही एक्टिवेशन शुरू हो जाए। तभी ईशांक ने उसे याद दिलवाया, आभास, हमें सोलर इन्फ्लुएंस्ड प्लाज्मा क्रिस्टल की जरूरत होगी। हमें अभी यही करना होगा। आभास ने तुरंत वो क्रिस्टल निकाल लिए जो बिल्कुल चमकीले थे और उनके अंदर से गर्माहट आ रही थी। उसने रिएक्टर चालू किया और उस मिक्सर में उसे मिलाना शुरू कर दिया। तभी एकदम से बूम की आवाज आई और एक नीली रोशनी वहां पर फैल गई। वो मिश्रण और वो लिक्विड धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा था। आभास ने तुरंत कांपते हुए कहा, वाह वाह ईशांक, हमने कर दिया, देखो ये बदल रहा है। अब उनको लग गया था कि वो इस लिक्विड को गोली में तब्दील कर ही देंगे। उन्होंने एक कमोडुलर का इस्तेमाल किया और 82 डिग्री तापमान पर उसी लिक्विड को जमाकर छोटी छोटी गोलियों में जो ढाल लेने का कोशिश करने लगे। हर गोली के भीतर से हल्की हल्की रोशनी चमकने लगी थी, वो जैसे सांस ले रही हो। तभी ईशांक ने कहा, वाह यार, हम दोनों ने ये कर दिया। शायद ये आत्मा तक को जगा सकती है। इस गोली में बहुत पावर है। तभी उन्हें पता था कि गोली तो बन गई है,
अब उसे एक बार टेस्ट करना जरूरी था। या तो उसे वो चूहे पर या फिर खरगोश पर उसे एक बार ट्राई करना चाहते थे। कभी ऐसा ना हो कि गोली में कोई रिएक्शन कहीं ज्यादा ना हो गई हो, और जिससे अगर कोई इंसान सीधा ही उस गोली को ले ले तो उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए। इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसे सबसे पहले चूहे या खरगोश पर अप्लाई करके देख लिया जाता है। तभी उन्होंने उस गोली को एक लंगड़े खरगोश पर ट्राई करने की सोची। उन्होंने देखा कि शायद अगर ये खरगोश उस गोली को सही तरीके से कंज्यूम कर पाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी टांग में फर्क होगा और वो लंगड़े से क्या पता सही हो जाए। और जैसे ही उन्होंने वो गोली उस खरगोश को खिलाई, कुछ ही देर में जैसे ही उन्होंने देखा कि खरगोश के अंदर हलचल शुरू हो गई थी। खरगोश धीरे धीरे चलना शुरू कर चुका था। उसके बाद कुछ ही देर में वो दौड़ने लगा। उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे के गले मिले और उनको अब अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल सफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। उन दोनों को अब लग गया था कि उनकी जो मेहनत थी वो रंग ले आई थी। उन्होंने उस गोली का निर्माण कर लिया था। उधर चंदन और युवराज भी एक साथ प्लान बनाते हुए इधर पार्किंग की ओर चले आ रहे थे। तभी युवराज ने कुछ अलग ही प्लान किया हुआ था। वो जानना चाहता था कि वो लोग जो उनका पीछा कर रहे थे वो वहां से चले गए थे या फिर अभी भी उनका पीछा करने के बजाय वहीं पर खड़े थे। उन्होंने पीछे के गेट से दूसरी गाड़ी ली और वहां से निकलने की कोशिश की। चंदन ने युवराज की पुराने कार में ट्रांसमीटर चालू छोड़ दिया था जो अब भी सिग्नल भेज रहा था। युवराज की लोकेशन उसी कंपनी बिल्डिंग में बता रहा था। चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर शायद वो लोग इस ट्रैप में फंस जाएंगे। युवराज ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, चंदन चाहता तो मैं भी यही हूं कि हमें ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। देखते हैं वो लोग कितने समझदार हैं। उसके बाद वो दोनों नरेला की उस बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगे जहां पर वो उनकी लोकेशन को उन्होंने ट्रैक कर लिया था। जैसे जैसे वो दोनों उस नरेला की बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जा रहे थे, उनके भीतर कुछ भय भी आता जा रहा था। वो यही अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर कितने आदमी होंगे, उनके पास क्या क्या हथियार होंगे और कोई भयानक वहां पर हादसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं उनके साथ कोई गड़बड़ तो ना हो जाए। तभी चंदन ने युवराज से कहा, भाई ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हम 4 साल पहले वाली सिचुएशन में आ गए हैं। हम ऐसे ही मुंबई में 4 साल पहले भी किसी बिल्डिंग की ओर जा रहे थे। जैसे ही चंदन ने यह कहा, युवराज को वो 4 साल पहले के दिन याद आने लगे। इसी तरीके से वो एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। युवराज को उस दिन वाली रात बिल्कुल याद आ गई थी, उसके आंखों के सामने ही थी। युवराज ने चंदन से कहा, चंदन तुम्हें पता है मैं उस रात को हर रोज जीता हूं और उस दिन मेरे साथ माही थी। अगर शायद वो ना होती तो आज तो मैं जिंदा भी नहीं होता। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके फिर उस नरेला के रोड पर चल पड़े थे। कैसे ही करके वो लोग उस बिल्डिंग की ओर आ गए थे। जैसे उन्होंने दूर से देखा कि बिल्डिंग एक पुरानी खंडर था और उसके बाद वो दोनों गाड़ी से उतरे और चुपचाप धीरे धीरे बिल्डिंग की ओर जाने लगे। बिल्डिंग के पास जाकर वो सीधे छत की ओर चढ़ने लगे। 3 मंजिला इमारत थी। युवराज ने अपनी जेब से नाइट विजन वो कैमरे भी निकाल लिए थे जिससे पता लग जाए कि रात को किसी ने कोई बंदूक तो नहीं ले रखी। तभी युवराज ने सामने देखते हुए कहा, वो आदमी जिसने मेरे और बा पर हमला करवाया था वो शायद यही होगा। सहसा युवराज के हाथ कांप गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके बायोनिकुलर के सामने कैमरे में झांकते हुए उसने देखा, यह वही चेहरा था, वही आंखें थी, वही जले हुए गालों पर चमड़ी और वही करूर मुस्कान। युवराज की सांसें टूटने लगी थी। उसने चौंकते हुए कहा, नहीं नहीं चंदन, ये नहीं हो सकता। चंदन ने तुरंत घबराते हुए कहा, भाई क्या हुआ भाई? युवराज ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो वो जिंदा है चंदन। ये कहते हुए उसने अपने बायोनोकुलर चंदन की ओर बढ़ा दिए और कहा, देखो। चंदन ने जैसे ही बायोनोकुलर चढ़ाया और उसके भी सांसें थम गई, उसके भी होंठ कांपने लगे और उसने कहा, ये ये तो वही है भाई, आपने ही उस दिन उसकी गर्दन काटी थी। लेकिन
लेकिन ये कैसे यहां हो सकता है? युवराज ने चीखते हुए कहा, 4 साल पहले 2 जुलाई की रात मैंने उसको मार दिया था, लेकिन ये मरा हुआ जिंदा कैसे हो गया? मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है चंदन। लेकिन सामने कमरे में खड़ा वो शख्स न केवल जिंदा था, उसकी चाल और आंखें भी वैसी ही थी। युवराज की आंखों के सामने वो रात घूम गई जब उसने उस आदमी ने माही और टीना को उठा लिया था और युवराज को लड़ते लड़ते उसके और उसके बेटे को मारना पड़ गया था। उसके गले से खून का फवारा निकला था। वो लड़खड़ाता हुआ गिरा था और आंखें पत्थर हो गई थी। चंदन के चंदन ने भी कंफ्यूज होते हुए पूछा, तो तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये डुप्लीकेट हो, कोई जुड़वा हो? युवराज ने चंदन की बात पर कहा, यार चंदन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर है कौन। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये इंसान वही था या फिर डुप्लीकेट? क्या है ऐसा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। हेलो दोस्तों, 544वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पर एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज और चंदन नरेला पहुंच गए थे। नरेला की रात अलग ही तरह की रात थी। आसमान पर गहराते बादलों के बीच चांद किसी डरे हुए बच्चों की तरह कभी झांकता और फिर ओझल हो जाता। बादल छाए हुए थे। हवाओं में भी विचित्र सी बेचैनी थी, मानो किसी तूफान की भूमिका लिखी जा रही थी। और इसी अंधेरी रात में एक काली एसयूवी चुपचाप एक सुनसान गली में आई और धीरे से बिल्डिंग के पास आकर रुक गई थी। युवराज और चंदन की आंखों में चमक थी। वो शिकारियों की तरफ से अपने शिकार की ओर दौड़ते जा रहे थे। युवराज ने धीमे स्वर में पूछा, चंदन, क्या सोचा है तुमने कभी कि अगर ये आदमी जिंदा है तो उसने अब तक खुद को क्यों छुपा कर रखा था, और अब ही क्यों ये बाहर निकल कर आया है? लेकिन उसकी आवाज में उथल पुथल थी, जैसे लावा फूटने से पहले की थरथराहट। चंदन, जो अब तक स्टीयरिंग पर उंगलियां घुमा रहा था, वो थक सा गया था। उसके होठों पर एक अजीब सा तनाव आ गया था। चंदन ने बेहद ही गंभीरता से कहा, भाई, मुझे लगता है कि वो सब प्लानिंग और टाइमिंग के हिसाब से कर रहा है। शायद उसे सही वक्त लगा हो कि आप अकेले हैं। वैसे भी किसी को देखने वाले को यही लगेगा कि ये सही समय है आप पर वार करने का। मुंबई में अपना परिवार बिखर गया, बिजनेस की वाट लग गई, इसलिए अब उसे लग रहा है कि आप इस समय कमजोर हैं और वो इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। इस बार वो आपको नहीं, आपके बिल्कुल सब चीजों को मिटाने के लिए आया है। युवराज की आंखों में गुस्से की परत तोड़ आई। उसने धीरे से कहा, हाँ चंदन, तू सही कह रहा है, लेकिन अगर वो मेरे टूटने की उम्मीद कर रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। तभी चंदन ने कुछ सोचते हुए कहा, भाई, हम सब इसके ऊपर हमला करने का इंतजार क्यों करें? क्यों ना हम उस पर खुद ही वार कर दें? युवराज ने ठहरते हुए कहा, हाँ, लेकिन बिना कोई आगे की योजना किए हमला करना बेवकूफी होगा। हमें उसकी रणनीति जाननी होगी और हमें उसके पास पहुंचना उसके बाद पड़ेगा। चंदन मुस्कुराया। उसने कहा, भाई, मैंने पहले ही सोच रखा था कि आप ऐसा बोलोगे, इसलिए मैं पहले ही अपना खास जुगाड़ अपने साथ लेकर आया हूं। उसने अपनी जैकेट के अंदर से एक छोटा सा हथेली जितना ड्रोन निकाल लिया। उस काले रंग की धातु जैसा था और उसकी सतह पर कई कमरे जड़े हुए थे। चंदन ने ड्रोन के बारे में युवराज को बताना शुरू किया। भाई, ये नैनो साइलेंट ड्रोन है, बिना आवाज के उड़ता है और एचडी क्लैरिटी की ऑडियो वीडियो ट्रांसमिट करता है। अभी हम सिर्फ अपने सीट पर बैठे बैठे उनकी सारी बातें सुनेंगे। और ये कहते हुए चंदन ने ड्रोन को एक्टिव कर लिया और लैपटॉप से जोड़ दिया। ड्रोन बेहद ही सदे हुए अंदाज में बिल्डिंग की ओर उड़ चला। खिड़कियों से चुपचाप अंदर झांकता हुआ ऐसे कमरे में जा पहुंचा जहां पर हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। चंदन बैठा बैठा उसको ऑपरेट कर रहा था। वो लगातार देखे जा रहा था कि कहाँ कितने आदमी हैं और कैसे कैसे उन लोगों ने पूरा तहकीकात की हुई है। युवराज की सांसें थम सी गई थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई और चंदन, वो तो जैसे अविश्वास की स्थिति में जम सा गया था। दोनों ने जब उसको जिंदा देख लिया तो वो कितनी पास से, इसलिए युवराज ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, जोगिंदर, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जी, ये आदमी कोई और नहीं, जोगिंदर ही था, जिसने कोबरा गैंग से युवराज को जहर दिलवा दिया था और माही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी।
तब युवराज ने गुस्से में आकर उसका गला काट दिया था। उन्होंने देखा कि जोगिंदर फोन पर किसी से बात कर रहा था। दोनों ध्यान से बात सुनने लगे। वो फोन पर कह रहा था, हाँ नहीं, यकीन करो, उसकी नजरों में मैं अभी भी मरा हुआ हूं और यही मेरी ताकत है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होगा। ये मेरा वादा है कि अब की बार वो बचेगा नहीं। चंदन उनकी आवाजें बिल्कुल सही साफ सुन रहा था। तभी उसने धीरे से युवराज की तरफ मुड़कर कहा, भाई, ये संभव नहीं है। मैंने भी उसकी लाश देखी थी, और देखी क्या, मैंने तो उस लाश को ठिकाने लगाया था। आप तो इलाज के लिए नेपाल चले गए थे ना। युवराज ने भी स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, तुम भूल रहा है चंदन। शायद अगर मैं वापस आ सकता हूं, तो अगर मैं मौत के मुंह से निकलकर वापस आ सकता हूं, तो शायद उसके पास भी कोई ट्रिक होगी। उधर ड्रोन का कैमरा और माइक्रोफोन अभी भी कमरे में हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब जोगिंदर हंस हंस कर फिर से कह रहा था, जल्द ही जल्द ही वो खुद अपनी आंखों से देखेगा कि जो मरा हुआ था वो अब मौत बनकर लौटा है। युवराज की मुट्ठियां सी कस गई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने कहा, इसकी इतनी हिम्मत! इसने पहले भी जब माही जिंदा थी, तब उसने अंजलि के साथ मिलकर मेरी माही को मुझसे अलग किया। उस दिन मैंने उसे मारा, लेकिन आज वो फिर से जिंदा मेरे सामने है। अब वो बचेगा नहीं। चंदन ने युवराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, अब बताइए क्या करना है। युवराज ने दृढ़ स्वर में कहा, चंदन, अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। पहले यह पता करो कि बिल्डिंग में उसके साथ कौन कौन है, ताकि हम हमला करते वक्त एक साथ सबको खत्म कर सके। तभी चंदन ने ड्रोन को हर जगह पर लेकर जाकर देखना शुरू कर दिया। ड्रोन बेहद ही सावधानी से एक एक कमरे को झांकता गया। लैपटॉप स्क्रीन पर एक के बाद एक चेहरे की तस्वीर आ रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो उनको देखते ही युवराज और चंदन ने उनको पहचान लिया था। तभी चंदन ने बताया, भाई, कम से कम 8 आदमी और हैं। सब हथियारों से लैस हैं। ऊपर की मंजिल पर 2 स्नाइपर हैं, एक नीचे मेन गेट पर और बाकी इधर उधर घूम रहे हैं। युवराज की आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से में स्क्रीन को घूरते हुए कहा, तो हमें अंदर से हमला करना होगा। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, और सबसे पहले उस जोगिंदर को पकड़ना होगा जिसने खुद को मरा हुआ साबित किया था। उसे जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इन 4 सालों में वो कहां था, किसके साथ था, और अब तक जिंदा कैसे बचा। चंदन समझ गया था। उसने तुरंत कहा, जी भाई। उसके बाद चंदन ने अपने ड्रोन को बिल्डिंग के चारों ओर घुमा दिया। दोनों ने फिर से नक्शा को स्कैन किया, हर चीज को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। ड्रोन की नन्ही सी आंखें हर खिड़की के पार झांक रही थी, हर परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हवा में तैरता हुआ वो छोटा सा यंत्र उनकी उम्मीदों से ज्यादा भी बढ़कर था। हर चीज को लगातार अपनी तेज कैमरे की निगाहों से देख रहा था। इसी दौरान चंदन की आंखें अचानक एक हलचल पर गई। उसने झट से ड्रोन का रुख उस मंजिल के दक्षिणी छोर की ओर मोड़ दिया जहां पर हल्की सी हलचल हुई थी। वो कमरा अब तक अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अब वहां मंद मंद रोशनी जल चुकी थी। चंदन ने ड्रोन को धीरे से खिड़की की ओर बढ़ा दिया और ड्रोन के कैमरे को जो नजारा स्क्रीन पर था उसे देखकर उन दोनों के चेहरे और भी ज्यादा सफेद पड़ गए। स्क्रीन पर जो चेहरा था वो पहले आया, और जिसे देखकर युवराज का गला सूख गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका दिल एकदम से उड़ने से लगा था। चंदन ने हड़बड़ाते हुए कहा, भाई, विकराल! विकराल वही आदमी था जो 4 साल पहले जोगिंदर के साथ मिला हुआ था। वो जोगिंदर का बहुत ही अनुभवी और उसके साथ काम करने वाला उसका बड़ा प्यारा इंसान था। उसके हर काले कारनामों में उसका साथ देता था, और वही एक इंसान था जिसके ऊपर जोगिंदर हमेशा कूदता रहता था। क्योंकि अगर विकराल ना होता तो जोगिंदर युवराज के साथ कभी भी पंगा नहीं लेता। विकराल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शैतान आदमी था। विकराल को भी युवराज ने खत्म कर दिया था, लेकिन वो युवराज के सामने विकराल भी वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा था। चंदन और युवराज को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर जोगिंदर के पास कोई शक्ति थी दोबारा पैदा होने की, तो विकराल के पास ऐसा क्या था? विकराल तो इतने पैसे वाला भी नहीं था कि वो कुछ कर पाए, लेकिन ये हो क्या रहा था? स्क्रीन पर अब पूरा कमरा साफ था।
विकराल सोफे पर बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने उसके कुछ फंटरबाजी लोग भी थे, लेकिन दोनों के हाव भाव में, उनकी मुस्कानें, उनकी चालों से साफ था कि ये कोई चमत्कार नहीं, ये कुछ ऐसा था जो कोई भी जान नहीं पा रहा था। इधर युवराज को ये बात खाई जा रही थी कि ऐसा उन लोगों ने क्या कर लिया, ये मालिक ने कौन सा चमत्कार कर दिया कि उनको जिंदा दोबारा से भेज दिया। चंदन अब भी ड्रोन को उस कमरे के भीतर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खिड़की की जाली ने उसे रोक दिया। उसने लगातार कैमरे को जूम करने की कोशिश की, लेकिन जूम के बाद भी उसे एक छोटा सा नक्शा टंगा हुआ दिखाई दिया। ये नक्शा पूरे दिल्ली शहर का था। उस नक्शे पर लाल मार्कर से कुछ जगहों पर गोल दायरे भी बनाए हुए थे। उनके पास छोटे छोटे पोस्ट इन नोट्स के पास भी चिके हुए थे। चंदन ने कहा, भाई, भाई ये देखिए, मुझे तो यहाँ पर कुछ और ही लग रहा है। यहाँ पर तो ये पूरे दिल्ली शहर का भी नक्शा लगा हुआ है। मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ बड़ी ही प्लानिंग कर रहे हैं। तभी युवराज ने तुरंत उस स्क्रीन की ओर देखा, और जैसे युवराज ने स्क्रीन में देखा कि वहां पर दिल्ली के नक्शे के साथ पॉइंट की गई चीजें भी थी, तो उसे भी ये चीज समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। तभी युवराज ने देखा कि वहां पर उन्होंने आनंद नगर टर्मिनस, कनॉट प्लेस और सुप्रीम कोर्ट, इन सभी को लगातार बड़े ही लाल लाल पिन से पॉइंट किया हुआ था। तभी अचानक खड़ा हुआ और उसने अपने एक आदमी को चाबी देते हुए अलमारी से सभी फाइलें और सब कुछ जो जरूरी सामान था उनको बाहर निकलवा लिया था। और इधर से युवराज और चंदन स्क्रीन पर लगातार सब कुछ देखते जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके पास वॉकी टॉकीज भी हैं, कुछ पहचान पत्र हैं, कुछ आईडी कार्ड भी हैं, जो हमेशा बड़े हमलों पर यूज किए जाते थे। तभी चंदन ने युवराज की ओर घबरा कर देखा और कहा, भाई, मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। शायद हमें अब पुलिस को बुला लेना चाहिए। कहीं ये कोई बड़ा हमला करने की तो साजिश नहीं है। अब क्या करेगा युवराज? क्या होगा आगे? क्या था उनका प्लानिंग? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करना। दोस्तों, 545वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही चंदन ने कहा कि उन लोगों को पुलिस बुलानी चाहिए, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर लग रहा था, युवराज ने भी उसकी बात में सहमति जता दी और चंदन ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। चंदन ने एक एक चीज की जानकारी पुलिस को दे दी थी, उनको पूरा एड्रेस भी बता दिया था और साथ में ही कुछ फुटेज और कुछ चीजों की जानकारी उनको सेंड भी कर दी थी, ताकि उनको ये ना लगे कि कोई ऐसे ही उनको गलत तरीके से गाइड कर रहा है। पुलिस को भी जैसे उन्होंने सारी जानकारी दी, उनको भी यकीन हो गया था। चलते चलते मामला पूरा ऊपर तक पहुंच चुका था। वहां के थाने से लेकर कमिश्नर तक यह मामला पहुंच चुका था। उसके बाद वो फिर से स्क्रीन पर नजर गड़ा लिए। वो देखना चाहते थे कि आगे क्या क्या वो देख सकते हैं। तभी वहां पर एक आदमी और आया। वो आदमी उनके पहचान का नहीं था। तभी चंदन ने कहा, भाई, ये तीसरा कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। युवराज की आंखें भी सावधान थी। उसके चाल देखकर ये कोई आम गुंडा नहीं लग रहा था। वो आदमी कोई बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा लग रहा था, क्योंकि उसकी चाल एक सधे हुए आदमी और एक ऑफिसर की तरह थी। उस स्क्रीन पर जैसे ही थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देने लगी, तैयारी पूरी चाहिए। सरकार के अंदर हमारे लोग भी एक्टिव हैं। ऑपरेशन अंधेरा को अगले हफ्ते लॉन्च करना है। ऑपरेशन अंधेरा, यह शब्द सुनकर युवराज की सांसें थम गई। उसका दिमाग अब बिजली की तरह काम करने लगा था। तभी युवराज ने गहरी सांस लेते हुए चंदन से कहा, चंदन, अब देखने और सुनने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास वक्त नहीं है। अब उन्हें हमें रोकना ही होगा। यह जो अंधेरा फैलाना चाहते हैं, वो अब उस उजाले को बुझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैं उनका ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही खत्म करके रहूंगा। चंदन ने उसकी आंखों में झांका। उसे दिखाई दे रहा था कि युवराज ने दृढ़ संकल्प ले लिया था, लेकिन वो बेचारा डर रहा था कि कहीं वो अंदर जाए और उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। फिर उन्होंने ड्रोन के कैमरे से हटकर एक दूसरे की ओर देखने लगे और आंखों ही आंखों में न कोई शब्द थे। ये चंदन कुछ कर भी नहीं सकता था। चंदन जानता था कि युवराज ने जो चीज ठान ली तो वो करके ही रहेगा। उसके बाद युवराज और चंदन ने बिना बोले एक दूसरे को दिलासा दे दिया था
कि ये इस लड़ाई में अब पीछे नहीं हटेंगे। तभी युवराज ने चंदन से कहा, चंदन, ड्रोन वापस लो। उसके बाद चंदन ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जी भाई, और फौरन उसे अपनी उंगलियां कंट्रोलर पर चला दी और ड्रोन को वापस ले आया। खिड़की के बाहर चक्कर काटता हुआ ड्रोन वापस उनकी ओर आ गया था। जैसे ड्रोन वापस आया, चंदन ने बड़े ही संयम से उसे थाम लिया, उसके ब्लेड को सावधानी पूर्वक रोका और अपने जैकेट की गहरी जेब में रख लिया। ये बिल्कुल छोटा सा यंत्र था जो बिल्कुल सब चीजों को नोट कर रहा था। चंदन जैसे ही सीधा खड़ा हुआ, युवराज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वो पुरानी नरमी नहीं थी। युवराज ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चंदन, अब हमें वेट नहीं करना चाहिए और ना ही वक्त बर्बाद करना चाहिए। आगे बढ़ना ही होगा। ये लड़ाई सिर्फ अब पर्सनल नहीं है, मुझे कुछ और भी लग रहा है। ये लोग किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और उस ऑपरेशन को मैं कामयाब नहीं होने देना चाहता। चंदन ने भी पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। उसका चेहरा एकदम से शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आग उगल रही थी। उसने कहा, जी भाई, चलो। तब युवराज ने अपनी पूरी योजना को चंदन को बताते हुए कहा, चंदन, मैं सामने वाले रास्ते से अंदर घुसूंगा, वहां से जहां गार्ड्स की हलचल कम है, लेकिन तुम्हें पीछे वाले कॉरिडोर से अंदर आना होगा। और ध्यान रखना, एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए, एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। हमें एक एक करके इन आदमियों को अपने हाथों से खत्म करना होगा, बिल्कुल चुपचाप, ताकि जब तक हम अंदर पहुंचे किसी को भनक ना लगे कि मौत उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। चंदन ने भी बात मान ली और उसने कहा, जी भाई, और दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। दोनों ने अपने आप को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एयरपीस भी लगा लिए थे, ताकि वो लोग आगे बढ़े तो एक दूसरे से बात भी कर पाए और एक दूसरे के बारे में उन्हें पता भी चलता रहे कि आखिरकार वो लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। चंदन इमारत के उस पीछे वाले रास्ते पर चला गया था, जहां से युवराज ने उसे अंदर जाने के लिए कहा था। युवराज ने धीरे धीरे से आगे आकर सलाखें हटाई और अंदर कदम रख दिया। उस कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन एक हल्की सी आवाज दीवार के पार से आ रही थी। वो झुका और उसे लगातार नोट करने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि दो गार्ड आपस में बात कर रहे हैं। तभी एक काली परछाई उनके पीछे से आई। चंदन, उसने बिना आवाज किए गार्ड की गर्दन पकड़कर उसके मुंह को ढका और पीछे खींचते हुए दबा दिया। कुछ ही सेकंड में वो नीचे गिर पड़े और उनकी सांसें रुक गई। दूसरा गार्ड मुड़ा और जब तक वो कुछ समझता, युवराज उन पर टूट गया और उसने उसकी कोहनी पकड़कर ऐसे घुमाई कि एक झटके में उसकी हड्डी टूट गई और वो भी जमीन पर गिर पड़ा। 2 मिनट के भीतर ही दो दुश्मन शांत हो गए थे। तभी चंदन ने ईयरपीस में कहा, फर्स्ट क्लियर। युवराज ने भी उसे शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश चंदन, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, लेकिन ध्यान ध्यान जरूर रखना। दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। युवराज अब एक तंग कॉरिडोर से गुजर रहा था। उसके दरवाजे के पास उसने लोगों की आवाजें सुनाई दी। उसने कहा, चंदन, मैं ऑपरेशन रूम के बाहर हूँ। मैं गिन रहा हूँ यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं, और जहां तक मुझे पता लगा है कि 7 लोग हैं। चंदन तुरंत समझ गया और उसने भी 2-3 दिशाओं में परछाई के दरवाजों से भीतर समा गई और वो वहां पर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। जैसे वो दोनों अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि 3 लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक तरीके से कंप्यूटर पर कुछ कोड चल रही थी और जैसे ही उनकी नज़र उन पर पड़ी, उन तीनों ने भी पहले ही वार करने की सोची। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, एक एक करके युवराज ने उन तीनों को लगातार मारना शुरू कर दिया और एक तरफ से चंदन और एक तरफ से युवराज दोनों अब आक्रामक मोड में थे और उन्होंने चंद ही सेकंडों में तीनों को अपने जीवन से दूर कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे वहां पर सब कुछ साफ हो गया था। उसके बाद युवराज ने कंप्यूटर पर सामने बैठकर उसमें डेटा को देखना शुरू किया, एक एक फोल्डर, एक एक फाइल। जैसे जैसे वो अंदर देखता जा रहा था, उसे हर एक साजिश की जो रणनीति बनाई गई थी वो साफ साफ दिखाई देने लगी थी। 26 जनवरी को जो उनका टारगेट सेट था, युवराज को एक एक करके सब कुछ समझ में आ गया था। गणतंत्र दिवस पर वो एक बहुत बड़ा हमला करने वाले थे। युवराज ने देख लिया था। उसके पीछे पीछे चंदन भी हर चीजों को लगातार देखता जा रहा था। वो आसपास लगे हुए नोटिस बोर्ड को भी देख रहा था
तभी जैसे ही उसने एक नोटिस बोर्ड पर कुछ नाम देखे, उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसने युवराज का ध्यान उसकी ओर खींचने की कोशिश की और युवराज को वो नोटिस बोर्ड दिखाया। जैसे युवराज ने नोटिस बोर्ड देखा, उसको भी हैरानी होने लगी थी। तभी उसने वहां पर कुछ नाम पढ़े। कुछ ऑफिशियल्स के नाम थे, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम थे, और बीच में कहीं युवराज सिंघानिया का नाम भी लिखा हुआ था। युवराज सिंघानिया का नाम देखते ही युवराज सिंघानिया के पैरों तले से जमीन खिसक कर कहीं दूर चली गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ अब 4 साल के बाद आए थे, और इन्होंने ऐसा क्या मूड बना लिया था कि एक इंसान की दुश्मनी के साथ साथ ये देश को भी अपना दुश्मन बना बैठे थे और पूरे देश के साथ ही लड़ने को तैयार हो गए थे। ऐसा उनके मूड में क्या आया था, और ऐसा उनके पीछे कौन सी शक्ति थी जो पूरे देश में हमले करवा सकती थी। अब क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या होगा आगे कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी को यार एक लाइक कर दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो।